नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मथुरा से सामने आ रही है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 5 लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार पलटने से यह बड़ा हादसा हुआ, जहां पर अनियंत्रित होकर कार टकरा गई और ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 87 की एक पूरी घटना बताई जा रही है। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर पटेल जुड़ गए। मनोहर, जिस तरह से बेहद दुखद हादसा सामने आया है, मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया, क्या कुछ हुआ इस दौरान, जानकारी जरा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, देर रात की घटना में आपको बता, तेज रफ्तार की वजह से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अगर बात करें हादसे में, तो वहीं 5 लोग वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं और जिनको की हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। मैं आपको बता दूं, तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। बुलेरो में सभी लोग यह जा रहे थे, जिसमें की कार को बचाने के चक्कर में बुलेरो जो गाड़ी है वो डिवाइडर से जा टकराई, जिसकी वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें की 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल जो मृतक है उनका पंचनामा बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, परिजनों को सूचना दे दी गई है। जी मनोहर, जिस तरह से आपने जानकारी दी और इसमें आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो कार है अनियंत्रित होकर ड्राइवर से टकराई और ऐसे में डिवाइडर से टकराने के बाद ये पूरा हादसा हुआ और ऐसे में 5 लोगों की मौत भी हो गई है। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी, अभी घायल की संख्या भी फिलहाल 5 बताई जा रही है, क्या कुछ इसमें पूरी जरा खबर बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मैं बात करूं तो जो घायल है उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जो कि उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यह बहुत दर्दनाक हादसा है, तेज रफ्तार की वजह से यह घटना हुई है। आनंद फानंद जो कि यमुना एक्सप्रेस पुलिस है वो मौके पर पहुंची थी, जिसमें कि सभी जो मृतक है उनका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अगर बात करें तो घायलों का उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। जी मनोहर, ये जो 3 संख्या बताई जा रही है मृतकों की, इसमें कौन कौन शामिल है, क्या बच्चे और महिलाएं भी हैं? जी बिल्कुल, मृतकों की अगर बात करें तो सभी पुरुष हैं, जो कि शादी समारोह से लौट रहे थे, जिसमें कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है। जी मनोहर, और ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है सड़क हादसे की और ऐसे में तमाम मामले सामने आते हैं, क्या प्रशासन की इसके ऊपर कोई नजर नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो यमुना अथॉरिटी की लगातार ऐसी चेतावनी है, जगह जगह पर वहां लगाई गई है, सीसीटीवी भी लगाए गए। तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं और लोगों का चालान भी किया जाता है, लेकिन जो चालक है गाड़ियों के, उन पर कोई भी असर इसका देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आए दिन यमुना एक्सप्रेस में हादसे होते रहते। जी और जानना चाहूंगी कि जो मृतक है उनके परिजनों का इस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ उनकी मांग है अब? जी बिल्कुल, देखिए अगर परिजनों की अगर बात की जाए तो वह भी पुलिस की दी गई सूचना पर वह भी मथुरा पहुंच रहे हैं और आते ही परिजनों का जो पक्ष है वो दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। जी और मनोहर, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ऐसे में तेज रफ्तार पर तमाम ट्रैफिक के भी नियम बनाए गए हैं और तमाम सड़क पर भी नियम बनाए गए, लेकिन लोग इसको पालन करते हुए नहीं दिखाई देते, लोग इसका पालन करते हुए नहीं दिखाई देते, तो ऐसे में तमाम जो सड़क हादसे सामने आते हैं, क्या कुछ ये प्रशासन की ही कमी मानी जाए, क्या ये पर्सनल तौर पर लोगों की कमी नहीं मानी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर प्रशासन की अगर बात की जाए तो हर जगह नोटिफिकेशन उन्होंने लगा रखा है, तेज रफ्तार से कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चालक होते हैं उनकी कहीं ना कहीं खामियां नजर आती है, जिसकी वजह से हजारों लाखों घर अब तक यमुना एक्सप्रेस में उजड़ चुके हैं। जी बिल्कुल मनोहर, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।
वहीं हापुड़ जनपद के कोतवाली क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा मेले की शुरुआत हो चुकी है। मेले की शुरुआत होते ही गढ़खादर क्षेत्र में अस्थायी तंबुओं की नगरी बस गई है। अब तक करीब 6 लाख से अधिक श्रद्धालु गढ़गंगा मेले में पहुंच चुके हैं। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है और ऐसे में ऐतिहासिक और पौराणिक गढ़गंगा खादर मेले में 6 लाख से भी ज्यादा अधिक श्रद्धालुओं ने टेंट तंबू में अपना पड़ाव डाल दिया है, जिससे गंगा का तटीय मैदान रंग बिरंगी छटा बिखेरते हुए रोशनी की झिलमिलाहट और से गुलजार दिखाई दे रहा है। हापुड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त गढ़गंगा मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। गंगा किनारे जिस तरह से तंबुओं का आयोजन, ये पूरे कार्यक्रम में तंबुए लगाए गए हैं और लोगों के रहने की व्यवस्था पूरी तौर पर कर ली गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है ताकि किसी तरह की कोई घटना ना हो, कोई हादसा ना हो। यहाँ पर मेले में किसी तरह की भगदड़ की खबर ना आए। 6 लाख से अधिक श्रद्धालु इस गंगा मेले में पहुंचे हैं और ऐसे में हर एक पैमाने पर बातचीत की जा रही है। हापुड़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त तंबुए तैयार हो गए हैं। तंबुओं की नगरी इस वक्त गंगा किनारे बस चुकी है। गढ़गंगा मेले में पहुंचे हैं 6 लाख से अधिक श्रद्धालु और ऐसे में सभी जो श्रद्धालु हैं गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे और ऐसे में गंगा किनारे बसी तंबुओं की नगरी 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस वक्त गढ़गंगा में मौजूद है। गंगा मेले में पहुंचे 6 लाख से अधिक श्रद्धालु और ऐसे में गंगा किनारे तंबुओं की नगरी बस चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर जुड़ गए। शक्ति, गंगा मेले में 6 लाख से अधिक लोग पहुंच गए हैं। जो गंगा मेले का आयोजन किया जा रहा है हापुड़ में, क्या कुछ पूरी जानकारी जरा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये महाभारत काल से ये मेला लगा रहा है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में ये मेला लगता है गंगा किनारे और इसमें अभी तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु गढ़गंगा मेले में पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उन्हें परेशानी न हो पाए उसके लिए हापुड़ प्रशासन ने भी अच्छे इंतजाम किए हैं, जिसमें आपको बता दें पुलिस विभाग की तरफ से इस मेले को 2 सुपर जोन में बांटा गया है। एक मेला क्षेत्र है और 9 विजन जोन में बांटा गया है और उसके बाद 22 सेक्टरों में इस मेले का डिवाइजन किया गया है। 22 थाने भी बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ है। 2000 सिपाही भी मौजूद हैं। 5 पीएचसी की बटालियन भी यहाँ लगाई गई है। साथ ही साथ गोताखोरों के रूप में गोताखोरों की भी तैनाती की गई है ताकि गंगा में नहाते समय किसी श्रद्धालु के साथ कोई हादसा ना हो पाए। जी कल आपको बता दें, कल ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने इस मेले का उद्घाटन कर दिया है। कमिश्नर मेरठ सेल्वा कुमारी भी उनके साथ थी। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार भी मौजूद थे। बिल्कुल शक्ति, जिस तरह से तमाम सुरक्षा के पैमानों पर कड़ी सुरक्षा के लिए तैयारियां की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वही हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में गंगा कार्तिक मेले में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी शामिल हुई। इस दौरान राज्य मंत्री ने गंगा कार्तिक मेले का उद्घाटन किया और गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान मेरठ आईजी प्रवीण कुमार ने मेले का निरीक्षण किया। बता दें कि मेला स्थल की ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर मेले में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हापुड़ गंगा मेले में पहुंचे राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी भी साथ में शामिल हुई है। इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ शक्ति ठाकुर बने हुए। शक्ति, जिस तरह से राज्य मंत्री और पहुंच गए हैं, मेरठ के कमिश्नर भी पहुंच गए हैं इस पूरे मेले में, तो किस तरह की तैयारियां यहां पर गंगा आरती को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कल इस मेले का उद्घाटन
शुरुआत जो की गई है, मेरठ से सोमेंद्र तोमर राज्य मंत्री हैं, बिजली विभाग के ऊर्जा राज्य मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, उन्होंने रिबन काटकर इस मेले का उद्घाटन किया है। उनके साथ में मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी भी थी, मेरठ आईजी प्रवीण कुमार भी थे और हापुड़ एसपी दीपक भूकर व हापुड़ डीएम मेधारूपम भी इस उद्घाटन में मौजूद थे। गंगा आरती में सभी लोग शरीक हुए थे, गंगा आरती भी की गई थी और मेले का उद्घाटन किया गया था। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए हापुड़ मेले में करीब 140 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, 4 ड्रोन से निगरानी की जा रही है, 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, 2 सुपर जोन में इस मेले को बांटा गया है, 22 विजन जोन में इस मेले को बांटा गया है, 22 थाने बनाए गए हैं, 22 सेक्टर बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं के नहाने के लिए अलग से स्नान घाट बनाए गए ताकि गहरे पानी की ओर श्रद्धालु ना जाएं। तो कहीं ना कहीं हापुड़ पुलिस प्रशासन ने अच्छी व्यवस्थाएं मेले में की हैं, अच्छी व्यवस्थाएं अभी तक देखी जा रही हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए हैं और करीब 8 तारीख का इसमें मुख्य नहन है, 8 तारीख की शाम का, तो तब तक करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहाँ आशंका है। जी शक्ति, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ सकते हैं, 8 तारीख की वो तिथि बताई जा रही है जब यहाँ पर इतनी संख्या में 20 लाख आप बता रहे हैं लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं। फिलहाल अभी 6 लाख से अधिक लोग वहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में सुरक्षा के सभी पैमानों पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहूंगे कि किसी तरह से भगदड़ की वहाँ पर बात न सामने आए, किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो जाए, इसके लिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से किया गया है? इसके लिए आपको बता दें, हापुड़ पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग कर रहा है, संदिग्धों की चेकिंग की जा रही है, मेला स्थल में आने वाले सभी लोगों को मेलों में चेकिंग की जा रही है, कैंपों के अंदर चेकिंग की जा रही है। कोई अवैध वस्तु को तो अपने साथ नहीं लाया है, कोई ड्रिंक करने के लिए तो कुछ सामान अपने साथ नहीं लाया है और सादे बेस में भी आपको बता दें पुलिस बल तैनात किया गया है जो श्रद्धालुओं में घुल मिलकर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हापुड़ पुलिस प्रशासन ने मेले को सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से तमाम इंतजाम किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब मेले का समापन होगा तब तक कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटती है। जी बिल्कुल शक्ति, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वहीं रायबरेली डलमाऊ में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले के दौरान चलने वाले डलमाऊ महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। सुरक्षा के मद्देनजर मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए मेले की PA सिस्टम से लैस किया गया है। वहीं मेले क्षेत्र का कोने कोने में उचित लाइट का प्रबंध किया गया है और घाटों पर एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर नावों का उचित प्रबंध किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रायबरेली डलमाऊ में मेला महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है और ये तैयारियां शुरू कर दी गई और जिसके बाद पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए सभी पैमानों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। डलमाऊ में मेला महोत्सव की तैयारियां इस वक्त शुरू हो चुकी है। जिस तरह से अभी हमने बताया हापुड़ में भी मेले का आयोजन किया गया है, उसी क्रम में अब रायबरेली की खबर आपको बता रहे, जहां पर डलमाऊ में मेले महोत्सव का आगाज हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था के हर एक पैमाने पर कार्य किया जा रहा है, चाक चौबंद सुरक्षा मुहैया कराई जा सके इसके लिए एहतियातन पहले से बरते जा रहे हैं। पुलिस ने सभी पैमानों पर इस वक्त तैनातगी करनी शुरू कर दी है। महोत्सव के मद्देनजर डलमाऊ में मेला लगाया जाएगा और ऐसे में इस महोत्सव को लेकर सभी तरीके की तैयारियों में जुट गई है इस वक्त प्रशासन और पुलिस। रायबरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं यूपी के प्रयागराज में पिछले दिनों ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा एक मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी जूस चढ़ाने का मामला सामने आया था। अब मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। धूमनगंज पुलिस ने अस्पताल के मालिक पप्पू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सीएमओ ने ग्लोबल हॉस्पिटल को भी सील कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर प्रयागराज में बीते दिनों मरीज को प्लेटलेट्स की जगह पर मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया था और ऐसे में ये बड़ी लापरवाही, और कहे कि जिस तरह से लापरवाही का नाम भी देना इसमें गलत होगा क्योंकि मौसमी का जूस सीधे तौर पर प्लेटलेट्स की जगह चढ़ा दिया गया था। ग्लोबल हॉस्पिटल को अब इस चलते सील कर दिया गया है, तमाम उनके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में पूरा हॉस्पिटल सील कर दिया गया। सीएमओ की तरफ से कवायद की गई है जिसमें कार्रवाई में अब हॉस्पिटल की
हॉस्पिटल पर ताला लग गया है। सीएमओ ने ग्लोबल हॉस्पिटल पर सील कर दिया गया है। मौसमी का जूस छुड़ाने वाले इस अस्पताल में जिस तरह से लगातार वीडियोस भी सामने आ रहे थे, तमाम जगहों पर सोशल मीडिया पर आपने कहीं कहीं पे ये वीडियोस देखे होंगे जहां पर प्रयागराज में मरीज को प्लेटलेट्स की जगह पर मौसमी का जूस छुड़ा दिया गया था। किस तरह से लोगों की सेहत के साथ और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, इसका जीता जागता सबूत, ये जीता जागता उदाहरण ये मामला, जिसमें प्लेटलेट्स की तरह जगह पर व्यक्ति गंभीर तौर पर बीमार है, उसे प्लेटलेट्स की सख्त जरूरत है और ऐसे में उसे प्लेटलेट्स की जगह पर मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। सीएमओ ने ग्लोबल हॉस्पिटल को इस वक्त सील कर दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रयागराज से पूरा मामला सामने आया जहां पर अब ग्लोबल हॉस्पिटल संचालक भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया था प्लेटलेट्स की जगह पर। किस तरह की कोताही और लापरवाही देखने को मिली थी, लोगों की स्वास्थ्य के साथ, लोगों की बेहतरी के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया। वहीं शासन ने निकाय चुनाव से पहले प्रदेश में 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। बदायूं में मार्च 2021 से तैनात दीपा रंजन को बांदा भेज दिया गया है और जबकि महोबा में सेवा दे रहे मनोज कुमार सिंह को बदायूं का नया डीएम बनाया गया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव अभी सामने है और ऐसे में आगामी निकाय चुनाव से पहले अफसरों का तबादला किया गया है। आपको बता दें अब बदायूं के नए डीएम बनाए गए हैं मनोज कुमार सिंह, जिसमें कि मनोज कुमार सिंह अब बदायूं की जिम्मेदारी संभालेंगे, बतौर डीएम के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। और अब आईएएस अफसरों के जिस तरह से तबादले किए गए हैं, बड़े बदलाव किए गए हैं, बेहद अहम माना जा रहा है इस फैसले को, क्योंकि अभी सिर पर निकाय चुनाव अभी सामने है और ऐसे में बदायूं में नए डीएम मनोज कुमार सिंह बनाए गए हैं, जबकि दीपा रंजन जो कि पहले वहां पर अफसर के तौर पर मौजूद थी और अब उन्हें सीधे तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रयागराज में मुख्तार अंसारी के बेटे को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए हैं विधायक अब्बास अंसारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जहां पर ईडी ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए अब्बास अंसारी को हिरासत में ले लिया है, शिकंजे में कस लिया है। इस वक्त अब्बास अंसारी को 9 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई। कल देर रात तक ईडी ने उनसे पूछताछ करी और हिरासत में उसके बाद ले लिया गया है अब्बास अंसारी। पहले ही जिस तरह से यूपी सरकार और योगी सरकार की ये मंशा रही है कि सीधे तौर पर प्रदेश से, सूबे से माफियाओं का जिस तरह से राज था पहले, उसे सीधे तौर पर खत्म किया जाए और सभी माफियाओं को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजा जाए। और उसी क्रम में मुख्तार अंसारी भी भेजे गए, मुख्तार अंसारी भी शिकंजे में लिए गए और अब विधायक बेटे को भी हिरासत में ले लिया है ईडी ने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की, देर रात तक ये पूछताछ चली, जांच चली, जिसके बाद अब हिरासत में ले लिए गए हैं। कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उनके ऊपर, कई मामले पहले से भी दर्ज है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है और ऐसे में संतोषजनक जो जवाब नहीं पाने पर, नहीं मिलने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। 9 घंटे तक सवाल जवाब किए गए, उनसे सवाल तलब किए गए, जानकारी ली गई, लेकिन जिस तरह से संतोषजनक उनकी तरफ से जवाब नहीं दिए गए और अब हिरासत में ले लिए गए हैं विधायक अब्बास अंसारी।
वही बरेली शेरगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वही आत्महत्या करने से पहले युवती ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने पड़ोसी दंपत्ति पर बदनाम करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि हालांकि युवती की मौत के बाद स्वजन ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अंतिम संस्कार करा दिया और अब हालांकि बाद में युवती का आत्महत्या से पहले बनाया गया वीडियो उसके मोबाइल से मिला जो बाद में वायरल हुआ। उसके बाद युवती की मां ने थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत पत्र दिया और बरेली का यह पूरा मामला जहां पर जहर खा के युवती ने आत्महत्या कर ली है, अपनी जान गंवा दी है। आत्महत्या का सुसाइड का यह मामला बरेली से सामने आया जहां पर जहर खाने से पहले युवती ने वीडियो बनाया था जो कि वीडियो पहले नहीं मिल पाया। परिजनों ने बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए, बिना पुलिस को तहरीर दिए, बिना जानकारी दिए पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जिसके बाद वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवती अपने गांव के 2 लोगों पर उसको बदनाम करने का आरोप लगा रही है और उन दोनों के कारण अपने जीवन लीला को समाप्त करने की बात कह रही है। इस संदर्भ में उक्त मृतका की मां की तहरीर पर थाना शेरगढ़ में तेजपाल गंगवार और उनकी पत्नी के विरुद्ध जो है धारा 306, 406 और 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और वही अगली खबर बदायूं से जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बदायूं दौरे पर जाएंगे। विधायक हरीश शाक्य के पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए वो वहां पहुंचेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ऐसे में आपको समय बता दें कि 11:50 वो समय होगा जब कादराबाद पहुंचेंगे डीएम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 1 बजे वापस हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और ऐसे में इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जहां पर विधायक हरीश शाक्य के पिता का निधन हुआ था बीते दिनों और ऐसे में अब श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है और उन्हें ही श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बदायूं पहुंच रहे हैं। समय 10:50 है जब वो वहां पहुंचेंगे। 11:50 जब कादराबाद पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और ऐसे में सभा में शामिल होने के बाद 1 बजे वापस हेलीपैड से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। बदायूं पहुंचेंगे। बदायूं दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ऐसे में इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी अपडेट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।